चलो ध्यान दो, हमने कल वर्क डन का इक्वेशन बनाए थे। किसका इक्वेशन बनाए थे? तो वर्क डन का बेसिक इक्वेशन अपना क्या बना था? dw बराबर f इंटू डी एस। ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में बोल सकते हैं, या फिर f ds cos थीटा। सही है। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए था। तो टोटल वर्क हमने ऐसे भी लिखा था f डॉट s या फिर f इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इसे हमने दो तीन तरीके से बात करी थी। एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले लो डिस्प्लेसमेंट के अलावा, दूसरी बात करी थी हमने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लो किसके अलावा? फोर्स के अलावा, बराबर। और तीसरा f इंटू एस लो और कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। सही है? यस और नो? ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है, फोर्स अगर हमें क्या में दिया है? वेक्टर फॉर्म, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना, ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और इधर z कंपोनेंट। हाँ या ना? अबे हाँ या नहीं? सही है। वैसे ही अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट भी इसी फॉर्म में दिया रहा तो मेरे लिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। सही है? अरे हाँ या ना? हमने कल करे थे ना डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का, करे थे कि नहीं करे थे? मैंने अभी सिर्फ नंबर नहीं लिखे, सिर्फ ऐसे फॉर्म में लिखा मैंने कि फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन? वेक्टर क्वांटिटी कोई भी, आई के साथ एक्स कंपोनेंट, जे के साथ वाई कंपोनेंट, के साथ, सेम वैसे डिस्प्लेसमेंट में भी आई के साथ एक्स कंपोनेंट, जे के साथ और के साथ बराबर है। अरे हाँ या ना? सही है ना? अब इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं टू फाइंड वर्क, तो वर्क के लिए हमने ऐसा करा था F डॉट S। तो F की जगह मैं क्या लिखूंगा अभी? Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk इंटू S क्या है अपने पास? xi प्लस yj प्लस zk। सही है? डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं हम? I के साथ, J के साथ, K के साथ। तो I के साथ आया मतलब Fx इंटू क्या हो जाएगा? x प्लस Fy इंटू क्या हो जाएगा? y प्लस Fz इंटू क्या हो जाएगा? z। सही है क्या? यस और नो? अब समझ में आया? ठीक है। अब अगर ये वैल्यूज फ्रैक्शन के फॉर्म में रही तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ dx बोलता था, इसे dy बोलता था और इसे dz बोलता था, क्या बोलता था? dx dy और तो उसे इंटीग्रेट करने का काम पड़ता था। क्या करते थे अपन? समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी प्रकार का ये एग्जाम्पल है जो आप लोग बोल रहे हैं अभी, जो नहीं जमा बोला आप लोगों ने। ठीक है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है अपना? मॉड्यूल का 12। देखो क्या कहा है। An object is displaced from point A दिया है हमें 1 2 दिए है उसका कोऑर्डिनेट, एंड B पॉइंट दिया है कितना? 0 1। A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने बेटा? 1 2, एंड B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 1। सही है। बाय अप्लाइंग अ फोर्स F बराबर क्या दिया है हमें? xi प्लस 2yj। ठीक है क्या? xi प्लस 2yj ये हमें दिया है। हो या नहीं? यस और नो? अब x की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है? 1 से कहां जा रहा है? 0 पे। y 2 से कहां जा रहा है? 1 पे। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करना चाहूँ, कौन से फॉर्म से सॉल्व करना चाहूँ? वेक्टर फॉर्म से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए थी जो अपन ने कल भी बोली थी कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया रहा तो वेरिएबल फोर्स हो गया ना। कौन सा फोर्स हो गया? सही है या नहीं? तो अभी यहाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया है ना। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। y क्या है? अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया तो हमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सही है या नहीं? तो हमने कुछ इस प्रकार किया था, dw बराबर f इंटू ds, और इसे हमने क्या किया था? इंटीग्रेट किया था कि नहीं? अबे हाँ या ना? किया था। तो इसी प्रकार हमें सॉल्व करना है। कोई बोलेगा सर मैं डायरेक्ट ले लेता, अबे डायरेक्ट ले लोगे ठीक है, लेकिन तुम्हारा फोर्स फंक्शन है ना किसका? x का और y का, मतलब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है क्या? तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, मुझे इस फॉर्म में लिखना। तो मैंने क्या कर दिया? ds को भी मैंने लिख लिया वेक्टर फॉर्म में। क्या लिखा मैंने? dxi प्लस dyj। मुझे पता नहीं कितना है तो मैंने क्या बोल दिया? dxi और dyj।
ठीक है, तो मेरे पास फोर्स का वेक्टर है और किसका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट का, तो मैं डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट क्या बोल दूंगा, ds, क्या बोल देंगे, एफ डॉट, सही है। तो एफ की वैल्यू क्या है अपने पास, xi प्लस 2yj, ds को क्या बोल दिया मैंने, dxi प्लस dyj, सही है क्या, हो या नहीं, चलो ठीक। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x dx, प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2y dy, तो ये dw मिला, क्या मिला, मुझे तो टोटल वर्क चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, तो वर्क के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, dw इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy, x की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, 1 से, y की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, 2 से, समझ में आया हो या नहीं। इसका इंटीग्रेशन हमें करते आता कि नहीं आता, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले यही देख लिया करो कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है क्या, अगर है तो हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्लियर हुआ। क्योंकि वो फोर्स कौन सा हो गया, वेरिएबल फोर्स, कौन सा फोर्स हो गया, कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए, जैसा यहाँ कर दिया, डायरेक्ट उठाया और क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मीनिंग तो यही है ना इसका भी, सिर्फ x और y और z चेंज हो रहा है, इसलिए उसे dx dy और dz लिखा, क्या लिखा, dx dy। और कल मैंने आप लोगों को और कुछ चीज बोली थी कि आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ना है, बोला था, कुछ बोला था कि नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करने बोला था कि थ्योरी पढ़ने भी बोला था, पढ़ी ना सबने, कुछ एग्जांपल्स दिए थे प्रैक्टिकल वाले, तो वो देखने के लिए इसलिए बोला कि आपको सिचुएशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो हो गया, और कौन सा नहीं जमा, हो गया सर, अबे हो गया नहीं, ठीक है, ठीक है क्या, चलो हाँ, डीपी में बढ़ते देख लेंगे ना, चलो आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेना बाद में, ठीक है, अबे ठीक है ना, समझ में तो आ गया करना क्या है। अब ये दो कोऑर्डिनेट में दिया है x और y में, ऐसा तो क्वेश्चन x y और z कोऑर्डिनेट में भी रह सकता, तो अपना काम है सबसे पहले किसका इक्वेशन देख लो, फोर्स। अगर यहाँ नंबर होते तो कुछ नहीं करते थे, अपन डायरेक्ट निकालते थे, x और y दिया इसलिए इंटीग्रेशन वाला मैटर है, अदरवाइज जैसा कल सॉल्व किया वैसे क्वेश्चन होता, समझ गए। चलिए अब आगे जाते हैं बेटा, हमें देखना है अभी वर्क डन बाय टेंशन देखना है, क्या देखना है, वर्क डन बाय टेंशन। हमने कल दो वर्क डन देखे, कौन कौन से देखे, एक था वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा हमने देखा वर्क डन बाय नॉर्मल, बराबर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्क डन बाय नॉर्मल क्या बना था अपना, जीरो बना था, क्या बना था, जीरो। क्यों, क्योंकि नॉर्मल इज मोस्टली परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, किसको, डिस्प्लेसमेंट को, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा होगा क्या, नहीं, कुछ केसेस। और दूसरा हमने देखा कांटेक्ट फोर्स, कौन सा फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स का एक तरफ वर्क पॉजिटिव आता है तो दूसरी तरफ वर्क, ये सॉल्व, एक तरफ क्या आया था, पॉजिटिव, एक तरफ क्या आया था, कल सॉल्व किया तो निकले थे ना अपनी वैल्यूज, एक प्लस आ रहा था तो एक वैल्यू क्या थी, लेकिन सेम वैल्यू बदली थी क्या, नहीं, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट ऐसा भी बोला था, वर्क डन निकालते समय जिस फोर्स का वर्क डन पूछे, जिस फोर्स का वर्क डन हमें पूछा हो उसी फोर्स के बारे में सोचना है, दूसरे फोर्स के बारे में सोचना, बोला था कि नहीं ऐसा, अबे हाँ या ना, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो अभी हमें पढ़ना वर्क डन बाय टेंशन। अब टेंशन तो सबको पता है क्या होता है, अरे तुम जो लेते हो वो वाला नहीं, तुम लेते ही कहा, टेंशन लेते थे तो ऐसे हालात होते ही नहीं थे। चलो हाँ, टेंशन काय में आता है, स्ट्रिंग में, काय में आता है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के लिए कुछ अजम्पशंस थे अपने, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कैसी होती है, मासलेस, साथ ही साथ इनएक्सटेंसिबल, बराबर, क्या होती है, इनएक्सटेंसिबल, क्लियर। और स्ट्रिंग के अलावा हर जगह टेंशन कैसा ट्रांसमिट होता है, सेम ट्रांसमिट होता है, कैसा ट्रांसमिट होता है, सेम। चलो अब सपोज इधर देखो, अभी मैंने एक मास लिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसे मैंने छोड़ा, किया ऐसे जाएगा, हाँ या ना, यहाँ पे भी ऐसे दिखेगा। चलो अब अगर मैं देखूं तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये इधर कौन है,
टेंशन, इधर कौन रहेगा बेटा, वेट। अब यहां से यहां गया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल ds। और ये कौन है, टेंशन। अब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बना, मैं इधर अगर टेंशन लूं तो इधर भी डिस्प्लेसमेंट ऐसा बना, यस और नो, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बना है, तो अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है मतलब वर्क डन बाय टेंशन क्या होना चाहिए, 0। इस केस में वर्क डन बाय टेंशन क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, क्लियर हुआ, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे टेंशन के कारण कुछ वर्क हुआ, जो भी ये वर्क हुआ ये किसके कारण हुआ है, इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण, या जो भी हमने टेंजेंशियल फोर्स दिया होगा, जो भी हमने क्या दिया होगा, टेंजेंशियल फोर्स, उसके कारण वो वर्क हुआ। टेंशन के कारण हुआ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। कितना दिख रहा है, 90। तो 0 हो गया। अब दूसरी सिस्टम जो हमने देखी है, पुली ब्लॉक सिस्टम। कौन सी सिस्टम, पुली ब्लॉक, उसके हिसाब से बात करते हैं। याद आ रहा है क्या, कुछ पढ़ा है क्या ऐसा, चलो कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, 5 kg वाला, यस और नो। कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, 5 kg, सही है। चलिए देखते हैं। हम बोलेंगे ये कहा जा रहा है नीचे, तो ये कहा जाएगा भैया ऊपर। तो हमें पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए एंड बी, पहला पॉइंट। दूसरा फाइंड क्या है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए एंड बी। तीसरा नेट वर्क डन बाय टेंशन, ठीक है, इन टाइम इंटरवल t is equal to 0 to t is equal to 4 सेकंड। मतलब स्टार्टिंग में टाइम कितना रहेगा अपना, 0। मतलब इस समय टाइम कितना है, 0। 4 सेकंड बाद क्या होगा उसके बारे में हमें पूछा। कितने समय के बाद, 4 सेकंड में कितना वर्क हुआ वो हमें पूछा है। क्लियर है, हाँ या नहीं। चलो तो अब सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या था, जिधर मोशन है उसमें से अपोजिट वाला क्या करो, माइनस। तो अब इधर मोशन बोल रहे तो इसका फोर्स कितना होता है बेटा, नीचे 5g, इसका फोर्स नीचे कितना होता है 3g। दोनों में टेंशन कैसा रहता है, सेम। तो ये नीचे जा रहा है तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्सेलरेशन क्या आता है, 5g माइनस 3g डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 कितना, 8। तो ये 50 माइनस 30 कितना आएगा, 20। 20 बाय 8 मतलब 10 बाय 4 मतलब 5 बाय 2। इसमें किसी को कोई डाउट, अबे कोई डाउट है क्या, पढ़ा है नहीं है। जिधर मोशन उस साइड के फोर्स में से अपोजिट वाला फोर्स क्या करो, डिवाइड बाय क्या करो, टोटल मास। ये तो पढ़ चुके हैं अपन। चलो एक्सेलरेशन है। अब मुझे टेंशन भी निकालना है। क्या निकालना है, टेंशन। ये निकालने से पहले एक चीज हमें पता चल गई, एक्सेलरेशन। क्या पता चल गया, तो एक्सेलरेशन से मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। तो जितने डिस्प्लेसमेंट से ये नीचे आएगा उतनी डिस्प्लेसमेंट से ये सेम ही रहेगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग एक्सटेंड होती नहीं है। मतलब ये जितना नीचे आएगा उतना ही है। अब मुझे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहाँ टाइम कितना है 0, तो आफ्टर 5 सेकंड ये कुछ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन जाएगा, इसके लिए s। तो डिस्प्लेसमेंट में निकाल सकता हूँ कि यहाँ से हाफ a t स्क्वायर, हाँ या नहीं। अबे यस और नो, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ a कितना आया है, टाइम कितना बोलना है, 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 बाय 4 इंटू 16। 5 इंटू 4 कितना आया, 20 मीटर। कितना आया, समझ में आया क्या, अबे आया ना।
ये तो कितनी बार पढ़ा अपन ने, एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, कल से ये इसी से तो निकाल रहे हैं अपन डिस्प्लेसमेंट, सही है। चलो तो ये 20 से नीचे आया, मतलब ये 20 से कहा जाना चाहिए ऊपर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 20। अब डिस्प्लेसमेंट पता है हमें, तो हम वर्क डन निकाल सकते, क्या निकाल सकते, चलो पहले वर्क कौन सा निकालेंगे, ग्रेविटी वाला, कौन सा निकालेंगे, ग्रेविटी वाला। तो ग्रेविटी का वर्क, इसको ए ब्लॉक बोल देते, इसे वर्क डन बाय ग्रेविटी, WGA। चलिए ग्रेविटी का फोर्स कितना है बेटा, 5G नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी, तो ये क्या आ जाएगा 5G इंटू एस। 5G मतलब कितना 50, S कितना है 20, तो ये कितना हो गया 1000 जूल। ठीक है, अरे ठीक है सर, एंगल क्यों नहीं लिया, फोर्स भी उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो एंगल कितना हो गया 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। हम तो डायरेक्ट अभी प्लस और माइनस ही लगाएंगे ना, लिखते थोड़ी ना बैठेंगे। चलो अब इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बी, अब बी का फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो इसका साइन क्या हो जाएगा -3G इंटू 20 -30 इंटू 20 कितना हो गया 600। समझ में आया, अबे हाँ या ना, समझ गए। चलो अब हमें वर्क डन बाय क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। क्या निकालना है, तो टेंशन का फॉर्मूला याद आता है क्या, टू बुली ब्लॉक सिस्टम के लिए क्या है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, उसको भूलना नहीं तो बस गड़बड़ हो जाएगी। क्या है अपना फॉर्मूला, T बराबर बताइए 2m1 m2 अपॉन, तो जो भी आएगा कितना आएगा 2m1 m2, 2 इंटू 5 इंटू 3 मतलब 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 300 बाय 8। ठीक है, अभी ठीक है क्या, चलिए ये कौन आया, टेंशन, कौन आया, अब मुझे टेंशन पता है, मैं टेंशन के कारण इस पे वर्क अगर लूं तो इसके लिए टेंशन ऊपर है, ब्लॉक कहा जा रहा है, तो इसका साइन क्या आएगा माइनस, क्या आएगा, चलो देखते हैं। वर्क डन बाय टेंशन, क्या की बात हो रही है, वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन ने ए ब्लॉक पे कितना काम किया, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें प्लस लेना है कि माइनस, इतना ही तो सोचना है। तो इस ब्लॉक के लिए टेंशन कहाँ है, ब्लॉक कहाँ जा रहा, तो अपोजिट है, मतलब साइन क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, तो ये -300 बाय 8 इंटू एस कितना आया था अपना 20, जो भी आएगा। समझ गए क्या। वैसे ही बी ब्लॉक की बात करें, वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी ब्लॉक, तो क्या आएगा, इसके लिए टेंशन ऊपर है, ब्लॉक भी कहाँ जा रहा है ऊपर, सही है ना, टेंशन किधर है ऊपर, ब्लॉक भी कहाँ जा रहा है, मतलब आंसर कैसा आएगा प्लस, कैसा आएगा प्लस, तो यहाँ पे T इंटू एस, तो इसके लिए टेंशन तो सेम है, बस इधर माइनस आया तो इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि टेंशन दोनों के लिए क्या है सेम, डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए क्या है सेम, तो एक का पॉजिटिव आएगा तो दूसरे का, जैसे कांटेक्ट फोर्स का हुआ था, जैसे काय का हुआ था, एक का प्लस आया था तो दूसरे का माइनस, समझे कि नहीं, अबे हाँ या ना, अबे समझ रहे हो, ठीक है क्लियर। तो ये किसकी बात हुई, वर्क डन बाय टेंशन। तो हमें इस कंसेप्ट पे से क्या समझ लेना है कि जो भी अपन ने लॉज ऑफ मोशन में टेंशन के क्वेश्चन करे तो उसमें वर्क डन पूछा जा सकता, बस उसके आगे इतना ही लिखना है ना, फाइंड दी वर्क डन, सही है, यानी एक्सेलरेशन हम निकालते ही है, टेंशन हम निकालते ही है, बस एक्सेलरेशन पे से हमें एडिशनल क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो हम कोई भी वर्क निकाल सकते, समझे कि नहीं। तो इसके लिए हर एक क्वेश्चन करके बैठना है क्या, नहीं, कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ समझना है कि टेंशन का वर्क निकालते कैसे है। तो हमें ये देखना है जिस साइड डिस्प्लेसमेंट रहा उधर अगर टेंशन है तो क्या रहेगा पॉजिटिव, टेंशन अपोजिट साइड में रहा तो वर्क डन क्या आएगा निगेटिव, क्या आएगा निगेटिव। समझ में आ गया, अरे समझे कि नहीं, एक बार देख लो, उसी में कोई डाउट होगा तो बताओ, क्लियर, समझ में आया। चलो तो ये हो गया वर्क डन बाय टेंशन, कोई डाउट इसमें,
कोई डाउट है? चलो आगे चले, क्लियर हो गया ना? तो नया पार्ट कुछ आया है क्या? नहीं, सिर्फ क्या नया आया? वर्क डन निकालना। बाकी ये क्वेश्चन तो अपन काय में सॉल्व करें, NLM में काय में सॉल्व करा है। तो इसलिए मैंने कल भी बोला था आप लोगों को इस चैप्टर के साथ साथ किसकी रिवीजन करो, NLM की। हर NLM के क्वेश्चन में अपन क्या पूछ सकते हैं? वर्क डन। क्या पूछ सकते हैं? सही है या नहीं? पहले टाइप के क्वेश्चन से लेके तो हर क्वेश्चन में हम वर्क डन ऐड कर सकते हैं। जैसे पहले हुआ था काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में क्या ऐड हुआ था? फाइंड फोर्स, बराबर। अब फोर्स के आगे उसी क्वेश्चन में क्या ऐड हो सकता है? वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट निकालने क्या ऐड हो जाएगा? ऐसे ही चल रहा है, एक एक चीज क्या होती जा रही है? ऐड होती जा रही है। क्या होती जा रही? तो ये चीज अगर समझ में आ गई ना तो हर क्वेश्चन एक जैसे ही दिखेगा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आता है भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्या आता है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना? फ्रिक्शन के कारण होने वाला वर्क। अब हमें पता है वर्क, फ्रिक्शन का काम क्या है? टू रिड्यूस रिलेटिव मोशन। क्या होने नहीं देना चाहता वो? रिलेटिव। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक को होने देना नहीं चाहता। कौन? फ्रिक्शन। कौन? फ्रिक्शन। चलो ठीक है, देखते हैं। तो अपन पहले डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सर स्टैटिक कब और काइनेमेटिक कब? आप सबको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट, जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यू इनटू एन। क्या बोलते हैं? म्यू इनटू एन, बराबर है। अब म्यू इनटू एन की वैल्यू से अगर अपना फ्रिक्शन कम है तो कंडीशन पॉसिबल है, बोला था, बराबर। अगर वो अलग है तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या आता है? डिफरेंट। क्या आता है? फ्रिक्शन की इसमें बताया है ना अपन ने, हाँ या ना? अगर नहीं याद आ रहा होगा तो फ्रिक्शन का पहला वीडियो रिवाइज कर लेना है। क्या कर लेना है? जिसमें बेसिक हमने डिस्कस किया था कि कौन सा फोर्स कब लेना है। तो देखो, अब सपोज मैंने कहा एक ब्लॉक ए है, ध्यान देना, इसके ऊपर ब्लॉक बी रखा। अब इसमें कोई फोर्स नहीं लगा। क्या नहीं लगा? कोई फोर्स। तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा, हाँ या ना? तो अगर मैं बोलूं फ्रिक्शन एक इधर दिखेगा हमें और फ्रिक्शन इधर भी दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लॉक ए को आगे लेना चाहूं तो फ्रिक्शन इसे अपोज करेगा। वही फ्रिक्शन ऊपर के ब्लॉक को क्या बोलेगा? साथ में चल। वही फ्रिक्शन ऊपर के ब्लॉक को क्या बोलेगा? तभी तो मोशन पॉसिबल होगी। सही है? तो ये ए हुआ और बी, अगर ये दोनों रेस्ट में हैं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया? जीरो। कोई हिला ही नहीं अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क क्या होगा? जीरो। वर्क कब आता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाए? बदल जाए। उसकी जगह बदलनी तो चाहिए, तब जाके क्या आएगा? वर्क। अदरवाइज कोई वर्क होगा नहीं। क्लियर? हाँ या ना? अभी यस और नो? ठीक है, चलो अब समझो, यहाँ पे बताइए अब क्या होगा आपके हिसाब से, फिर डिस्कशन करेंगे। अब मैं बोलता हूँ ये नीचे का सरफेस जो है ये है स्मूथ, ठीक। यहाँ कोई तो भी क्या है? फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। मैंने इस पे फोर्स लगा दिया F। क्या लगा दिया? फोर्स F। अब F फोर्स के कारण ये ब्लॉक आगे जाएगा, कौन आगे जाएगा? ए ब्लॉक आगे जाएगा। सही है? हाँ या नहीं? तो ए ब्लॉक जब आगे जाएगा तो इसको ये वाला फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा, जो भी फ्रिक्शन होगा। अगर अपना अप्लाइड फोर्स इस मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा रहा, किससे ज्यादा रहा? मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा रहा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर लेते हैं अपन? मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर। पढ़ा है? अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम रहा तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर लेते हैं? अप्लाइड फोर्स के बराबर। किसके बराबर लेते हैं? ऐसी बातें कर चुके हैं अपन, करा है कि नहीं? ठीक। तो मैंने अगर इस पे फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक ये कहाँ जाना चाहेगा? आगे। कहाँ जाना चाहेगा? आगे। लेकिन ये ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन है वो क्या करेंगे? इसे अपोज करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही है कि रिलेटिव मोशन होनी नहीं चाहिए। क्या चाहता है फ्रिक्शन? रिलेटिव मोशन ना हो। दोनों के दोनों कहाँ चलने चाहिए? साथ में। कैसे चलने चाहिए? साथ में। तो ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक के लिए, कौन से ब्लॉक के लिए? ए ब्लॉक के लिए कैसा काम करेगा? अपोजिट। कैसा काम करेगा? अपोजिट। वही यही फ्रिक्शन बी ब्लॉक के लिए कहाँ काम करेगा? आगे लेके जाने का। कहाँ काम करेगा? फ्रिक्शन वही, लेकिन काम अलग अलग कर रहा है। ए पे अपोज कर रहे हैं और बी को
7। क्यों? दोनों में ऑब्जेक्टिव सेम ही है ना। ए को अपोज इसलिए कर रहा है कि बी और ए के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, बी को ए के साथ रखने की कोशिश इसीलिए कर रहा है कि बी और ए के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। दोनों का रीजन तो वही है कि ए और बी के बीच में मोशन ना हो। यही किसका एम है? फ्रिक्शन का। किसका एम है? सपोज ये ब्लॉक्स थोड़ी देर बाद यहाँ आ गए, अब नंबर्स लेंगे अपन, वैल्यू पे से सॉल्व करेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज x, कितना हुआ बेटा? x इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? x। अगर मुझे अभी पूछा गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन a, तो a का फ्रिक्शन फोर्स इधर है, a के लिए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है? पीछे। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? तो इसके लिए क्या आएगा? माइनस f इंटू एक्स। समझ में आ गया? हो गया नहीं? अभी समझ गए ना क्या कर रहे हैं हम? फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने पहले से बोला है कल से कि जिसका वर्क डन पूछे उस फोर्स को उठाओ, इनटू क्या करो? डिस्प्लेसमेंट करो। इनटू क्या करो? सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो, और एंगल दिया होगा तो एंगल लेंगे। अब यहाँ एंगल तो है नहीं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब 180 डिग्री हो गया ना। 180 डिग्री मतलब वही अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, तो क्या होगा? फ्रिक्शन भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो क्या आएगा? F इंटू एक्स। समझ में आया क्या? अगर मैं इन दोनों की एडिशन करूं, मतलब नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन करूं, एक प्लस है एक, तो क्या आएगा? जैसे नेट वर्क डन बाय कांटेक्ट फोर्स भी क्या होता है? 0। नेट वर्क डन बाय टेंशन पूछा तो वो भी क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि एक तरफ उसका पॉजिटिव आता है, दूसरी तरफ नेगेटिव। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? क्लियर है क्या? अबे हाँ या नहीं? समझा कि नहीं? एक पॉजिटिव है और एक वैल्यू तो सेम है। नेट वर्क डन मतलब क्या? दोनों की एडिशन। तो एडिशन तो 0 ही होंगी ना, क्योंकि एक माइनस में चल रहा और एक प्लस। अब इसी चीज को प्रॉब्लम से सॉल्व करते तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने फ्रिक्शन में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके एग्जांपल, ऐसे किया है कि नहीं बताना आप लोगों ने। चलिए इसका वेट ले लेते। सपोज ए ब्लॉक है 10 kg का, इसके ऊपर ब्लॉक रख दिया बेटा 5 kg, इस पे कुछ फोर्स लगा दिया 60 न्यूटन। कितना लगा दिया? 60 न्यूटन। ठीक है क्या? ये सरफेस कैसा है बोलेंगे? स्मूथ। यहाँ कोई तो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सपोज 0.8। कितना लिया? 0.8। सही है? चलो अब हमें पूछा गया फाइंड। क्या पूछेंगे? फाइंड। तो 2-3 चीजें डाल देंगे इसी क्वेश्चन में। फाइंड पहला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। सही है? क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। दूसरा पॉइंट फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा मैं बोल देता हूं फाइंड कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। चौथा पॉइंट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए एंड बी। पांचवा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है? इतनी सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में डाल दी, तो मतलब सबका सब निकाल के देख लो। समझ गए क्या? चलिए बताइए तो क्या होगा। और टाइम इंटरवल दे देते t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 5 सेकंड। चलेगा? 0 से कितने समय में? 5 सेकंड। सही है? ठीक है? चलो तो सबसे पहला काम हमने फ्रिक्शन में क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या निकाल लो? नॉर्मल। क्या निकाल लो पढ़ा था? नॉर्मल पे से क्या निकालो? मैक्सिमम फ्रिक्शन। क्या निकालो? पहला काम तो यही था। क्या निकालना है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। क्या निकालना है? मैक्सिमम। चलो बताएं इसका वेट कहाँ जाएगा? नीचे। कितना होगा ये? 50। और इसके अपोजिट कौन रहेगा? नॉर्मल। तो यहाँ का मैं फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम निकाल के रख सकता, जो होता है म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.8। एन कितना है? 50। 8 5 का क्या होता है? 40। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया? 40 न्यूटन। कितना आया? सही है? अब अगर मैं फोर्स पे से एक्सेलरेशन निकालूं, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू
तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है? 60, मास कितना है? 15, कितना आता है? 4। अब ये 4 सच में दोनों के लिए है कि नहीं, ये चेक करने के लिए इन दोनों के बीच का क्या निकालना पड़ता है? फ्रिक्शन। क्या निकालना पड़ता है? फ्रिक्शन। तो मैं इस ब्लॉक के ऊपर लगा के देखता, 5 kg पे फ्रिक्शन सिर्फ राइट में है, हो या नहीं? तो फ्रिक्शन बराबर क्या होगा? मास इनटू, तो मैं निकाल के देखूंगा फ्रिक्शन फोर्स F बराबर मास इनटू ए। तो मास कितना है? 5, ए कितना है? 4, तो कितना आया? 20। अब ये फ्रिक्शन फोर्स इससे क्या है? कम। तो दोनों ब्लॉक कैसे मूव करेंगे? साथ में। कैसे मूव करेंगे? साथ में। बोला था ऐसा कि फ्रिक्शन फोर्स जब मैक्सिमम फ्रिक्शन से क्या आता है? कम, तो दोनों ब्लॉक साथ में जाते हैं, अदरवाइज साथ में मोशन होती नहीं। अदरवाइज क्या होता था? ए का अलग निकालना पड़ता था और बी का एक्सेलरेशन अलग। सही है? पढ़ा है कि नहीं? चलिए, तो यहां से पता चल गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें तो वर्क डन निकालना है बस। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हमने निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन हमने निकाल ली। सही है? कांटेक्ट फोर्स यही रहेगा, ये इस पे एक्सर्ट करेगा तो ये इस पे वापस देगा, तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या रहेंगी? वही 50। अब निकालते हैं हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्या निकालते हैं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, तो ये नीचे वाला ब्लॉक ए है, ऊपर वाला ब्लॉक सपोज बी। तो ब्लॉक ए के लिए फ्रिक्शन इधर है, फ्रिक्शन कहाँ है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? आगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेंगी? ये कोई बताने की बात है क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ इंटू ए कितना है? 4, टी कितना बोला है? 5। 25 इंटू 2 कितना आएगा? 50। ये तो आसानी काम है, हो या नहीं? क्योंकि पहले रेस्ट में था, बाद में निकालना है, तो यस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो बदल ही नहीं रहा। चलिए अब आगे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ, तो एंगल 180 हो गया। एंगल क्या हो गया? मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस। तो -20 इंटू 50 मतलब -1000 जूल। सेम आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, बस उसमें आंसर कैसा आएगा? प्लस। आंसर कैसा आएगा? प्लस में आएगा। अब नेट वर्क डन अगर पूछा गया तो क्या आना चाहिए? 0। क्या आना चाहिए? 0। सही है क्या? ठीक है। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा, तो एक्सटर्नल फोर्स किस पे लग रहा है बताइए? ए पे। बी पे है क्या? तो बी पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उस पे एक्ट ही नहीं हो रहा। वो सिर्फ किस पे एक्ट हो रहा है? ए पे एक्ट हो रहा है। किस पे एक्ट हो रहा है? ए पे। तो वर्क डन ऑन ए क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना था? 60 इंटू 50 कितना आया बे? 3000। वर्क डन ऑन बी क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स बी पे एक्ट ही नहीं हो रहा। किस पे एक्ट हो रहा है? सिर्फ ए पे। किस पे एक्ट हो रहा है? क्लियर? समझ में आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क? हो या नहीं? समझ में आ गया ना? तो कुछ नहीं, जो फ्रिक्शन में सॉल्व किया था सेम वही चीज करी, फिर से कुछ अलग किया क्या? नहीं, जो फ्रिक्शन में हमने पढ़ा वही चीजें अप्लाई करी। फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, सब निकाल लिया। अब सिर्फ क्या निकालना था? वर्क। तो वर्क निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? तो फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला। क्या निकाला? फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही देखना है। क्या देखना है? डायरेक्शन। उस पे से हमें क्या निकालना है? वर्क। क्या निकालना है? एक तो प्लस रहेगा, नहीं तो। समझ गए क्या? हो या नहीं? चलिए पहले इतना पार्ट लिख लीजिए, फिर अपन काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं। कहाँ से लिखना है? यहाँ से? हो या नहीं? चलो इसे पॉज कर लो। ठीक है, आओ तो करेंगे ना। मैं बताने वाला था। ठीक है जन। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशंस हमें क्या पता चली? इसका आंसर पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा, या फिर 0। लेकिन नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। क्लियर है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क निकालने के लिए हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाला, कौन सा? मैक्सिमम। कौन सा निकाला? मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालने के बाद उसे हमने कंपेयर किया किसके साथ? ओरिजिनल फ्रिक्शन के साथ। तो जो ओरिजिनल फ्रिक्शन हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम से कम है तो उस फ्रिक्शन को यूज करके हमने वर्क डन निकाला। सही है?
अगर उसकी वैल्यू ज्यादा आती तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाता था? मैक्सिमम के बराबर। किसके बराबर? सही है। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फिर हमें अलग अलग निकालना पड़ता था। क्या निकालना पड़ता था? अलग अलग। तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मॉड्यूल में की। तो एग्जाम्पल नंबर 17 है। एग्जाम्पल नंबर 17 पेज नंबर 7 है ना, मॉड्यूल 2 का। मैं डायग्राम बना देता है यहाँ पे। अभी जो पढ़ा हमने उसी पे बेस्ड है। इधर ब्लॉक है 10 kg। चलो जिनके पास मॉड्यूल में होंगे वो इधर ध्यान दो। अब ये ब्लॉक नीचे जाएगा बोलते, इसका डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्ट गिवन है कितना? 2 मीटर। कितना गिवन है? 2 मीटर। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम कहां से रिलीज करी बोलते? रेस्ट से। मतलब पहले दोनों रेस्ट में थे, ठीक। रीचेज द ग्राउंड, देन फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg ब्लॉक, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 5 kg ब्लॉक, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg एंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg। सिंपल है? अरे हो या नहीं? तो हमें पता है, पहले तो डायरेक्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी हम डायरेक्ट निकाल सकते क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। ये 2 मीटर से नीचे आएगा तो ये 2 मीटर से ऊपर जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना है? 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। तो चलो इस पे फोर्स कितना होगा? 10G। इस पे फोर्स कितना होगा? 5G। अब इसको मैं ब्लॉक बोल दे रहा हूँ वर्क डन बाय, पहले ग्रेविटी लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलो कौन-से ब्लॉक के लिए लेते? पहले 10 kg वाले, तो मैंने 10G लिख दिया, चलेगा? अरे समझने के लिए 10 kg की बात हो रही। तो अब फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो आंसर क्या आएगा? प्लस। तो क्या आएगा? 10G इंटू 2, मतलब 100 इंटू 2 कितना हो गया? 200। वही अगर हम 5 kg वाले ब्लॉक की बात करें तो इसके लिए बताइए कैसा आएगा? तो ये नीचे है लेकिन ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर। ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे। तो इसका साइन क्या हो जाएगा बेटा? -5G इंटू 2। समझ गए क्या? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? जो पढ़ा वही तो अप्लाई किया, कुछ अलग किया क्या? नहीं। अब वर्क डन बाय टेंशन के लिए हमें टेंशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? टेंशन। तो टेंशन का फॉर्मूला पता है हमें? क्या है टेंशन का फॉर्मूला? 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g। तो कितना आएगा? 2 into 10 into 5 अपॉन 10 प्लस 5 into 10 कितना आता है? 20 into 5 कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय 15 into 10, 3 जा 2 जा, मतलब 200/3। कौन आ गया? टेंशन। कौन आ गया? टेंशन। ठीक है। अब टेंशन के बाद, अब ये टेंशन इस ब्लॉक के लिए भी अपवर्ड है, इस ब्लॉक के लिए भी अपवर्ड। अब ये टेंशन अपवर्ड है लेकिन ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे। तो इसका वर्क डन क्या आएगा? निगेटिव। क्या आएगा? तो अभी हम निकाल लेंगे वर्क डन बाय टेंशन। पहले वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ए। तो ए ब्लॉक के लिए टेंशन ऊपर है, ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे। तो ये हो जाएगा -T इंटू एस। तो -200/3 इंटू एस कितना आया है अपना? 2। मतलब ये हो जाएगा -400/3 जूल। ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक बी, यहाँ प्लस आ जाएगा, वैल्यू तो सेम ही आना है। वैल्यू बदलेंगे क्या? नहीं, एक निगेटिव आएंगे तो एक पॉजिटिव। तो फिर से लिखने की जरूरत है ही नहीं, एक के लिए निकाल लिया, दूसरा का डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। समझ गए ना? कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एक निगेटिव है तो अपने आप दूसरा क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अरे समझे? तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे कुछ दिखेंगे नहीं, आसान में से ही आएंगे। चलो नेक्स्ट। और एक देखिए आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 21। कौन सा देखो? एग्जाम्पल नंबर 21 है ना मॉडल? 21 पेज नंबर 8। चलो लिखेंगे बाद में। देखिए अभी जो किया वही है। एग्जाम्पल नंबर 21 पेज नंबर 8।
देखो फ्रिक्शन की कंडीशन अभी पढ़ी हमने, उसी पे बेस क्वेश्चन है। ऐसा दिया है, इसके ऊपर एक 10 kg का क्या रख दिया, ब्लॉक। इस पे कुछ फोर्स दिया है हमें, कितना 100 न्यूटन, और इसके ऊपर भी एक ब्लॉक है जो कि कितना है, फिर से 10 kg। चलो ऊपर वाले ब्लॉक को ए नाम दे दिया, नीचे वाले को बी। नीचे का सरफेस क्या है बोला गया, स्मूथ। ऊपर के इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है, दैट इज 0.5, सही है। और इनकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी गिवन है डायरेक्टली, 2 मीटर डायरेक्ट दिया। अगर नहीं भी दिया होता तो हम निकाल सकते, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं भी दिया होता तो हम निकाल सकते, लेकिन उसने खुद दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। मतलब 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए ही हमें क्या पूछा है, सिर्फ। और पूछा क्या है, देखो, फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। अब अप्लाइड फोर्स किस पे है, इस ब्लॉक पे, तो इस पे वर्क आएगा, इस पे आएगा क्या, नहीं। चलो ये हो गया पहला। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी बाय ए ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। बी और बाय ए क्यों बोला गया, क्योंकि ए मूव हो सकता है, फ्रिक्शन है उसके पास, बराबर है, किसके पास फ्रिक्शन है, ए के पास। तो ए और बी के बीच में कौन रहेगा, फ्रिक्शन कौन रहेगा। तो सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बताई थी, क्या निकाल के रख दो, मैक्सिमम। मैं ये लिख रख लेता पहले, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये तो सिंपल है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एस, मतलब 100 इनटू 2, कॉस क्या होगा, 0। तो ये आ जाएगा कितना, 200 जूल, सही है। कॉस 0 क्यों, फोर्स भी उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो कॉस 0 क्या होता है, 1। चलो अब फिर से इसका वेट कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर कौन जाएगा, नॉर्मल। तो मैं इसके बीच का एफ मैक्स निकाल सकता हूँ। एफ मैक्स क्या होगा, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है, 0.5, एन कितना है, 10g मतलब 100। तो ये कितना आ गया, 50 और आ गया। अब इसके कारण अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स के कारण, हाँ या नहीं। फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है, 100, टोटल मास कितना है, 20, तो एक्सेलरेशन कितना आया, 5। सही है क्या। देखो स्टेप्स नहीं बदल रहा मैं, जिस स्टेप से सॉल्व करते थे उसी स्टेप से हम जा रहे हैं। पहले क्या निकाल लिया, मैक्सिमम फ्रिक्शन, दूसरा क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन। क्या निकाल लिया, अब इस एक्सेलरेशन के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर। कंपेयर किसको करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स निकाल के, क्या निकालेंगे। अब फोर्स किस पे लगा है, नीचे वाले ब्लॉक पे, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इस बी ब्लॉक पे कहा जाएगा, पीछे की साइड। ए ब्लॉक पे कहा जाएगा, आगे की साइड। सही है क्या। तो ए ब्लॉक के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। किस ब्लॉक के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन, ए के हिसाब। ए का मास कितना है, 10, एक्सेलरेशन 5, तो सेम आया। अबे हो या नहीं, सेम आया तो चलेगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा आता तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाते थे, अलग। तो हम ऐसा बोल देंगे, सिंस F इज इक्वल टू F max, both block will move with same acceleration. Both block will move with same acceleration. अगर ये F max से क्या आता था, ज्यादा आता था, क्या आता था, ज्यादा, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाता था, डिफरेंट। क्या होता था, ये हमने पढ़ा है। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स पूछा है तो हमें दिख रहा है, बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है, पीछे। ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है, आगे। तो मैं निकाल सकता हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए। अब ए के लिए फ्रिक्शन कहाँ है बेटा, आगे की साइड, तो F इंटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू एस, मतलब F कितना है अपना, 50 इंटू 2 कितना आएगा, 100। अगर ये प्लस आया तो दूसरे पे अपने आप क्या आना चाहिए, माइनस। क्या आना चाहिए, क्योंकि बी के लिए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है, पीछे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस F इंटू एस, मतलब माइनस 50 इंटू 2, तो माइनस 100 जूल। और नेट वर्क डन अगर पूछता तो नेट वर्क डन क्या हो जाता था, 0, प्लस माइनस 0। तो हमेशा नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, 0, वो बदलेगा नहीं। क्लियर है क्या।
अरे हाँ या नहीं? तो समझ में आया क्या वर्क डन बाय टेंशन कैसे निकलेगा और वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? काइनेटिक डिस्कस नहीं किया अपन ने सिर्फ कौन सा डिस्कस किया है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा डिस्कस किया है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सही है, ठीक। चलो, तो इसी बेसिस पे आप लोग डीपीपी 1 के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। बहुत लोगों ने किए भी होंगे शायद से, कुछ क्वेश्चंस बचे कुछ अपन देख लेंगे, ठीक। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा वर्क डन बाय टेंशन एंड वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। दो चीजें डिस्कस करी हमने सिर्फ। कितनी चीजें डिस्कस करी? दो। कल के इसमें अपन डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स और स्यूडो फोर्स, जो भी जनरलाइज कंडीशन होगी वो सब आ जाएंगे, है ना। तो कल के इसमें अपना वर्क का पार्ट क्या हो जाएगा? वर्क के बाद कौन आएगा? एनर्जी। लास्ट में क्या देखेंगे अपन? पावर। ठीक है क्या? क्योंकि पावर के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? एनर्जी। फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी क्या बन जाएगा? पावर। तो सब लोगों को डीपीपी 1 ट्राई कर लेना है। एग्जांपल 18 भी सॉल्व करना है। पॉइंट में तक पढ़ चुके हैं अपन, तो वेलोसिटी निकाल के आती है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, ठीक है क्या। फिर ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या, नॉन कंजर्वेटिव क्या रहते, ये सारा डिस्कशन अभी आगे होते रहेगा। ट्राई करेंगे अगले 4 दिन में खत्म होना चाहिए। कितने दिन में? 4 दिन में। आज की डेट कितनी बेटा? 17 हो जाएगा। उसके बाद अपना सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, मतलब दिवाली की छुट्टी के पहले तक वर्क, पावर, एनर्जी और सेंटर ऑफ मास इतना होना चाहिए। यही टारगेट रखा था ना अपन ने, हो या नहीं? तो वो हो गया कि उसके बाद फिर जाएंगे अपन रोटेशनल मोशन पे। काय पे जाएंगे? रोटेशनल मोशन। फिर आगे का पार्ट थोड़ा मतलब फेब एंड तक अपना पूरा 11 हो जाएगा एज पर नीट एंड जेई सिलेबस, ठीक है या? कब तक? फरवरी एंड तक, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, चलेगा। तो अभी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आ जाएगा। टेस्ट सीरीज अपनी दिवाली की वैकेशन से बाद आने के पहले आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको तैयारी में लगना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज 3-3 चैप्टर्स की होंगी, पार्ट टेस्ट और एक मेजर टेस्ट, पार्ट टेस्ट और एक, ऐसा वो चलते रहेगा। समझे क्या? हो या नहीं? ठीक है, चलो। तो वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आप गरीब लोग ही नहीं करते तो बाहर के लोग कहाँ से करेंगे? सही है, ठीक है। तो जो भी है समझ में आ रहा होगा तो बढ़िया है। अभी जल्द ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री के भी वीडियो शुरू हो जाएंगे 2-3 दिन के बाद। बायो के भी आएंगे, केमिस्ट्री के भी आ जाएंगे और मैथ्स वालों के लिए मैथ्स के भी आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है क्या? चलो, थैंक यू।